इससे पहले ये वाली वीडियो तुम सबने देखी जिसमें मैंने बताया था कि हो सकता है आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जामिनेशन 2 फेजेस के अंदर हो। जाके फुल डिटेल इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। लेकिन जब उस वीडियो के कमेंट सेक्शन से गुजरा ना तो कुछ कमेंट आए सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर कि भैया 20 दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे हो सकती है। ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। अगर तुम वो बच्चे हो जो जाके आने वाले जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम कह लो, तो ये वीडियो पर्टिकुलर आपके लिए नेक्स्ट 20 डेज हम किस तरीके से साइंस में ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो में चैप्टर वाइज वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको खासकर फोकस करने चाहिए, और साथ ही साथ हम आपको देने वाले हैं एक प्लान। यस, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपकी कंपार्टमेंट की तैयारी हम आपको कराएंगे। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेगी। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं केमिस्ट्री की, जो मैं आपको गाइड करूंगा। 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखो बात यह है कि जब कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात आती है ना, तो नो डाउट आपको इतने टाइम बचा नहीं आपके पास कि आप इन डेप्थ में जाके अभी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर, ठीक है। अभी मोटिव यह है कि भैया अच्छा स्कोर कर लें 10th में और फिर हम मूव ऑन कर जाए 11th में। लेकिन हाँ, जो गलती आपने 10th में करी है, जिस वजह से आपको कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री देना पड़ रहा है, उस गलती को एडमिट करना है और 10th में उसको रिपीट नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर बाय चैप्टर कि भैया कौन से चैप्टर में वो कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और वो इजी भी है। जैसे मैं चैप्टर 1 की बात करूं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, ये दिख रहा है मैंने यहां पे सारे टॉपिक नहीं लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज आप सबसे पहले कवर कर सकते हो और जिससे आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो, सबसे पहला तो आपका यही है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आराम से सवाल इससे होंगे ही होंगे। और एक चीज और बता रहा हूं, जब मैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की बात करता हूं ना, तो आपको जो भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी गई है, बस उतनी ही रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। अब तुम ये कह सकते हो कि भैया प्रॉब्लम ये आती है कि जो वर्ड स्टेटमेंट वाली दे देते हैं वहां से इक्वेशंस कन्वर्ट नहीं होता। तो अभी मैंने कल ही लाइव लिया था इसके ऊपर कि किस तरीके से हम वर्ड इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला में और फिर वापस से हम बैलेंस करते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये तैयारी करवाऊंगा कि कौन कौन सी इक्वेशंस है और को किस तरीके से बैलेंस करना है। फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा इसके अंदर, वो है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखो गिन के कितनी 4 से 5 इक्वेशंस है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सबको कैटेगराइजेशन की मतलब डेफिनेशन क्या है उनकी, और उनसे रिलेटेड एक एग्जांपल, और वो भी कौन से एग्जांपल जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए। देखो यार एक चीज बता रहा हूं मैं, वैसे तो ये 5 रिएक्शन है 1 साल के अंदर कवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर फंसे हो तो मतलब ये है कि थोड़ा एफर्ट कम आ रहा है। तो अब जो 20 दिन बचे हैं ना, उसमें ढंग से कर लो, आराम से पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन फिक्स्ड होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, और इसमें भी बता देता हूं मैं कौन से वाले सवाल, वो वाले सवाल जिसमें कि आपका पूछा जाता है फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन फिक्स्ड है और ये बहुत इजी है फाइंड आउट करना, ठीक है। आराम से हम निकाल सकते हैं कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि आपको इक्वेशंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, लाइक कलर ऑफ कंपाउंड या फिर उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ना उतना डीप में नहीं ले जा रहा हूं। अभी हमारा मोटिव ये है कि हम वो चीजें कर लें जो कि जल्दी भी हो जाएगी, इजिली समझ में आ जाए, ध्यान में रहे और उससे क्वेश्चंस हो और फिर वो हम सॉल्व कर सकें। बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं जरा, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर एक टॉपिक जो आपको करना ही करना है बेटा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब प्रॉपर्टीज का मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइक इनके टेस्ट के बारे में, लिटमस पेपर पे इनका क्या रिएक्शंस होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम लोग फंसे होगे पहले भी, जिसमें कि एसिड हो चाहे बेस हो, उनकी अलग अलग चीजों से रिएक्शन किस तरीके से होती है, फिर प्रोडक्ट क्या बनता है। खैर अभी क्या करो, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे काम कर लेते हैं और साथ ही साथ यहां पे कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये वाला आपको जरूर करना चाहिए बेटा, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, सॉल्ट प्रिपरेशन। याद आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है या फिर आपका वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, है ना। कॉमन सॉल्ट आपका कैसे प्रिपेयर्ड होगा, प्रिपरेशंस प्लस वो केमिकल इक्वेशन और फिर उनका एप्लीकेशन, ये तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इससे सवाल बनेंगे, आपके मेन एग्जाम में भी बनते हैं, सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में ये वाली बात होगी। 3 में आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, प्रॉपर्टी,
मेटल एंड नॉन मेटल की वही फिजिकल प्रॉपर्टी, सोनरस, लस्ट्रस, है ना, ये सारी डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी हो गया। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन अगर याद आ रहा हो, मेटल जो कि लिक्विड होता है जैसे कि मरकरी, नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है जैसे कंडक्टिविटी फॉलो करता है, ग्रेफाइट हो गया आपका। इस तरह के सवाल जरूर आपके बनते हैं। अब इसमें सिर्फ यही दोनों टॉपिक नहीं है, इसके अलावा आपके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है। मेटल का रिएक्शंस आपका एसिड के साथ, बेस के साथ, मैं सॉरी कार्बोनेट के साथ किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, कैसे सॉल्ट प्रिपरेशंस वगैरह होगी मेटल की, मैं वहां लेके नहीं जा रहा हूं आपको। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक स्ट्रैटेजी होती है जब आप कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री के एग्जाम देते हो, मोटिव ये होता है कि पहले आप वो टॉपिक कर लो चैप्टर से जो कि आसान है करना, जल्दी हो जाएगा और उससे सवाल भी बनते हैं और वो आप कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचता है आपके पास तो फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और डीप जा सकते हो, ठीक है। आओ जरा आओ फिर हम चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4, इसको तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले यही स्टार्ट करना, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल भी देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, कार्बन कंपाउंड। हाँ मैं जान रहा हूं तुम बोलोगे भैया अगर आसान होता तो पहले ही नंबर नहीं ले जाते इसमें, उसका रीजन है शायद अच्छे तरीके से किया नहीं है, इजी है, बहुत आसान। और सवाल देखो क्या, सबसे पहला वो वेरिएशन ऑफ कार्बन के बारे में, जो कार्बन की क्वालिटी है, लाइक कार्बन टेट्रावैलेंट है, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सवाल होगा वहां, कंफर्म बनेगा। दूसरा होमोलोगस सीरीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, सबसे आसान, 3 फैमिली है उनके बारे में, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ठीक है। वो पूरी चीजें मैं तुम्हें कवर कराऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, ये तो मैं तुमसे आज टॉपिक बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, लेकिन वो कब और किस टाइम पे कौन सी क्लासेस होंगी, कैसे हम कवर करेंगे, वो तुम्हें सब बता देते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है एस्टरिफिकेशन और फिर आता है आपका सपोनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब 2 रिएक्शन है, इसको तुम करके जाओगे ही जाओगे और ये तुम्हारा सवाल यहां से फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, मैंने तुम्हें ये टॉपिक बता दिए, ये टॉपिक तुम्हें पहले से भी पता है, अब इसमें अलग क्या बता दिया मैंने तुम्हें। अब इसकी क्या गारंटी है कि 20 दिन के अंदर तुम ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक चीज जो मैंने तुम्हें यहां बताई, जैसे मैंने तुम्हें बोला ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, याद आ रहा होगा, है ना। पहले नहीं किया ना ढंग से, अब कर लेना। देखो थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर तुम सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें घोल के कोई कुछ पिला देगा और तुम्हारे दिमाग में सब सेट हो जाएगा। थोड़ा सा लग के मेहनत कर लो, 20 दिन का टाइम है, आराम से प्रैक्टिस कर लो, साथ में मिलके आराम से चीजें हम सॉल्व कर लेंगे। अब सवाल आता है कि हम तुम्हें कब, क्या और कैसे कराने वाले हैं। टाइम टेबल तो तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है वहां पे भी तुमको हम शेड्यूल शेयर कर देंगे प्लानिंग के साथ कि किस दिन आपकी कौन सी क्लास होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें जैसे जितने टॉपिक बताए हैं केमिस्ट्री के अंदर, मैं उन टॉपिक्स को करा दूंगा रिवाइज, एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं करा दूंगा उन टॉपिक के PYQs। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है ना कंपार्टमेंट या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस का भी, मोस्टली जो सवाल होते हैं आपके वो दिखते हैं यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, ओके। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन का जवाब तुमसे नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने वाला जो क्राइटेरिया होता है कि भाई तुम खाली तो ना छोड़ो, लेकिन बात यह कि खाली ना छोड़ने में तो गाने नहीं लिख के आना है, उसमें एक्चुअल में अटेम्प्ट क्या करना है, आंसर कैसे लिखना है, यानी आंसर राइटिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें वो भी करा दूंगा, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि मैं तो बना रहा हूं पूरी प्लानिंग केमिस्ट्री के अंदर आपको अच्छे तरह से स्कोर करने की, है ना। जो आर्यन सर है वो आपको कराएंगे फिजिक्स, और जो काजल मैम है वो आपको कराएंगी बायो। ये पूरी साइंस की टीम है जो आपको तीनों सब्जेक्ट इंडिविजुअली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा देगी। बाकी प्रेम सर मैथ्स कराएंगे और राधिका मैम आपको SST कराएगी। तुम्हारा काम ये है, तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बस इतना बता दो ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि जैसे साइंस में केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है ज्यादा तुम्हें परेशान कर रहा है, तो स्टार्ट में वहां से करूं। सिमिलर तुम बाकी सब्जेक्ट के टॉपिक भी बता दो जिससे हमें आइडिया लग जाए कि ठीक है इस तरीके से हमें प्लान करना है। बाकी प्लानिंग शेड्यूल, किस समय कौन सी क्लासेस होगी, वो सब तुम्हारे साथ मैं शेयर कर दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बस मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तुम फिजिक्स और बायो का देखो वीडियो, इसी में आगे चल के और तुम्हें सारा स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगले 20 दिन जो हमारा शेड्यूल बनने वाला है उसमें तुम साथ लग के मेहनत करोगे, ठीक है। और ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों शेयर कर देना जो अगर कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए ना मैं सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूं बच्चों को, अगर आप सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो ना, पहले तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम है, यानी हमें एक और चांस मिला है, एक और मौका मिला है।
तो मौका है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दुनिया देती आई है और आगे भी देती रहेगी, बट ये है बेटा, पिछली गलती से सीखिए और इस बार गलती नहीं करनी है, सो दैट की बेटर रिजल्ट आप ला सको, ठीक है। अब आर्यन सर तुम्हें फिजिक्स के बारे में बताएंगे। सो वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन। तो में आपका स्वागत है। साइंस के एग्जाम में आपके कंपार्टमेंट आ गया तो आपको डर लग रहा हो कि सर फिजिक्स में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्या मेन टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, किस फॉर्मूले से ज्यादा सवाल पूछ जाते हैं। तो हर डाउट का खात्मा होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यार एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? सर इतने चैप्टर्स हैं। सर लाइट हो गया, सर ह्यूमन आई हो गया, सर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, यार देखो, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे वो लाइट से आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड। ह्यूमन आई से जो सवाल आने वाला है वो थ्योरी बेस्ड से सवाल आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आने वाला है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपका थ्योरी बेस्ड सवाल आने वाला है। तो पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि सर कैसे क्या करना है। तो सबसे पहली बात, जो लाइट रिफ्लेक्शन है उससे न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आने वाला है, ह्यूमन आई से थ्योरी बेस्ड सवाल आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आने वाला है, और मैग्नेटिक इफेक्ट से थ्योरी बेस्ड सवाल आने वाला है। अब बात आती है सर, या लाइट में जितने भी रे डायग्राम है भाई उसको अच्छे से देख जाइए, प्लीज उसको अच्छे से देख जाइएगा। रे डायग्राम का जितना है उसको एकदम अच्छे से आप देख जाओगे। मैं लिख के देता हूं, आप मचा दोगे, मैं लिख के देता हूं, मचा दोगे। दूसरा चीज, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उससे सवाल आना तय है। तो इस बात को एकदम मत भूलिएगा, लाइट में ये चीजें मत भूलिएगा। रे डायग्राम के बाद मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये बस करके चले जाना, मचा दोगे, पक्का मचा दोगे। रही बात ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड की, तो उसमें से थ्योरी बेस्ड सवाल आने वाला है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, ह्यूमन आई का डायग्राम देख लीजिएगा, वो डायरेक्ट 3 से 5 मार्क्स में आता है। ह्यूमन आई का डायग्राम डायरेक्ट आता है, प्रिज्म वाले सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप अच्छे से देख लोगे, मैं बोलता हूँ बढ़िया स्कोर कर जाओगे, ठीक है। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, जैसा कि आपने बोर्ड में भी देखा होगा, लेकिन सीरीज पैरेलल जो होगा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं लिख के देता हूँ, ओम्स लॉ पे भी इस बार फिर से आपको सवाल देखने को मिलेगा। 20 का ट्राई जो ओम्स फॉर्मूला होता है उस पर डायरेक्ट सवाल देखिएगा, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। रही बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो ऑस्टॉट का एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब चीजें आप देख लोगे, मैं गारंटी देता हूँ मचा दोगे आप। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आप देख लोगे, क्यों दो इलेक्ट्रीफायर्स, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्रॉस नहीं करती हैं, बहुत बार पूछा सवाल है। दो मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज हो गया, उसमें सबसे बेहतरीन सवाल जो अभी मैंने आपको बोला है, दो मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर। ये सब सवाल आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो लाइट में सारे रे डायग्राम, फॉर्मुलेज, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, 100% मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी मिस मत करिएगा। ह्यूमन आई में हो गया, प्रिज्म हो गया, आई के डायग्राम, ह्यूमन आई के डायग्राम डायरेक्ट आता है, लेबलिंग अच्छे से आप कर दोगे। अब आप बोलोगे सर ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, भाई लेबलिंग अच्छे से कर दोगे तो भी मार्क्स बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सारे सवाल आपके पेपर में आते हैं। वन शॉट वीडियो भी पढ़े आप, देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सबके। इलेक्ट्रिसिटी में सारे सीरीज पैरेलल के सवाल देख लेगा, रजिस्टर इन सीरीज से क्या होता है, R1 + R2, रजिस्टर पैरेलल क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, सारे ट्रिक्स भी हमने बताई है। तो सीरीज पैरेलल के सवाल देख लीजिएगा इसमें, और ओम्स लॉ देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अच्छा जाएगा पेपर, बस इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होता है तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि सर क्या प्रॉब्लम है, किस में आ रही है, तो जरूर हम कमेंट पढ़ते हैं, हमारी पूरी टीम पढ़ती है, तो जो भी डाउट होगा मुझे बता देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो काजू मैम आज आपको बताने वाली हैं कि अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट है साइंस में और स्पेसिफिकली बायोलॉजी कमजोर है, तो मैम हम कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ें जिससे हम इस बार तो पास हो जाए। बोर्ड्स में तो हम फाइनल पास नहीं हो पाए, लेकिन कंपार्टमेंट में पास हो जाएं। तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, हियर आई एम टू गाइड यू इन प्रॉपर मैनर, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको स्किप करने हैं। तो चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोगों को बताकर चलूंगी, ताकि आपके साइंस में, बायोलॉजी वाले पार्ट में पास होने का जुगाड़ हो जाए। बाकी साइंस के अदर टीचर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी आपको बताएंगे, सो दैट अगर कोई बच्चा है साइंस में कमजोर तो वो इस बार पास हो जाए। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं, इट्स लाइफ, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो सबसे पहले ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आप लोगों से बात की जाएगी लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो मैम लाइफ प्रोसेस के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, न्यूट्रिशन से सवाल
फॉर श्योर पूछने के लिए आ सकता है कि भैया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इफ पॉसिबल न्यूट्रिशन एक बार प्रॉपरली तरीके से पढ़ लेना। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर भाई डाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आ सकते हैं। जैसे आप लोगों से पूछने के लिए आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस टाइप का डाइजेशन होता है, ठीक है, स्टमक में कौन सा डाइजेशन होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़नी होंगी और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको HCl के बारे में पता होना चाहिए, बाइल के बारे में पता होना चाहिए और म्यूकस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने ये 3 चीजें भी पढ़ ली तो भैया डाइजेशन वाला पार्ट आप लोगों का बिल्कुल कवर है। मूविंग टुवर्ड्स थर्ड पार्ट, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में बात करूं मेरे बच्चों, तो रेस्पिरेशन में आप लोगों को भैया 3 चीजें पढ़कर चलनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक और आप लोगों का जो बॉडी एक्सरसाइज वाला केस होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, वो आपको जरूर पढ़कर चलना है। अगर किसी को इन टॉपिक के स्क्रीनशॉट लेने हैं तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये जरूर पढ़कर चलेंगे आप लोग। परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट मैम हमको क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से 4th नंबर के बारे में बात करूं तो आप लोगों को सर्कुलेशन पढ़कर चलना है। आपके दिल में कैसा सर्कुलेशन हो रहा है। डबल सर्कुलेशन बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ही पूछने के लिए आता है। बस इसमें डबल सर्कुलेशन पढ़कर छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी पुरानी क्लासेस में एक बार आप जाकर देख लेना, वहां पर आपको डबल सर्कुलेशन मिल जाएगा। एक्सक्रीशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक्सक्रीशन में बस आप किडनी सीक्वेंस याद कर लेना, है ना, किडनी के पार्ट्स की जो सीक्वेंस होती है वो याद कर लेना। और अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो भैया प्लांट्स पोर्शन में आप स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग आप लोग पढ़ लेना। सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है आपको पढ़ने चाहिए। तो एक चैप्टर आप लोगों का यहाँ कंप्लीट है। मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, तो अगर मैं आप लोगों से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोगों को क्या क्या पढ़कर चलना है, जरा गौर फरमाइए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर साइनेप्स के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है। न्यूरॉन की भी अगर आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क फॉर श्योर आप लोगों से पूछने के लिए आती है। तीसरे नंबर में यहाँ पर आप पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ लेना, इतना काफी होगा आप लोगों के लिए इस चैप्टर में से, ठीक है। साइनेप्स पढ़ लेना, न्यूरॉन पढ़ लेना, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ लेना और पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ लेना। इस चैप्टर के लिए इतना ही काफी है। तीसरा चैप्टर है आप लोगों का हेरिडिटी, है ना। दिस इज सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर विल बी योर हेरिडिटी। तो देखिए जब कभी भी मैं आपसे हेरिडिटी के बारे में बात करूंगी तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही चीजें पढ़नी है। सबसे पहले आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेना है और यहाँ आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या था और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या था, बस ये बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़कर चलनी है। और मैं इतना उम्मीद मानकर चल रही हूँ कि बस ये सारे टॉपिक, ये वाले टॉपिक, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई एम राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।